ये करने के बाद में ही न्यायाधीश को फैसला देना होता है। परंतु मैं ये मानता हूँ कि व्यवस्था में यदि सुधार किया जाए तो ये संभव है कि इनका निराकरण जो निर्धारित सीमा है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दी हुई है कि इनका 6 महीने के अंदर कर देना चाहिए निराकरण, ये संभव हो सकता है। और ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि सामान्यतः जो आपराधिक प्रकरण होते हैं उनमें 4 साल, 6 साल, 8 साल लगते हैं, पर अभी जब जनमत ऐसा हुआ कि जल्दी डिस्पोजल की जरूरत है तो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में भी होने लगे डिस्पोजल हुए हैं। तो डिस्पोजल हो सकते हैं, पर इसके लिए जरूरी ये है कि एक तो एडजॉर्नमेंट ना दिए जाएं, सारी पार्टीज कोऑपरेट करें, और पार्टीज को कोऑपरेट करने के लिए मैं ये मानता हूं कि बाध्य भी किया जाना चाहिए। ठीक बात है। कानून ने अभी जो थोड़ा लीवे दिया है कि उसको 6 महीने में कर लेना चाहिए, मैं मानता हूं कि यदि ये कर दिया जाए कि नहीं 6 महीने में करना जरूरी है, और प्रक्रियाओं में सुधार करके, अभी जैसा न्यायाधीश महोदय ने कहा कि एक बार कोई ऑर्डर हुआ, उसका फिर रिवीजन हो गया, वो देखिए उसको थोड़ा सा नियंत्रित करना आवश्यक है। प्रारंभिक न्याय हुआ, उसके बाद रिवीजन होना, ये प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन न्याय नहीं हो, प्रारंभिक न्याय नहीं होगा तो कैसे? और हर आदेश पर यदि वो चैलेंज किया जाए तो उसमें विलंब हो गई होगा। तो इसमें कुछ थोड़ी सी प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है। उमेश जी, आपका क्या मत है इस बारे में? मैं जैसा कि न्यायमूर्ति गोहिल साहब ने कहा और के शर्मा साहब ने अपने अनुभव से बताया, मैं दोनों की बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें अपनी जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून के जितने भी निराकरण होते हैं वो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं, और वो हाई कोर्ट के तहत जो भी बेंच होती है वो बेंच उसका निराकरण करती है। ये एक पहलू हो गया। लेकिन जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनाव याचिकाएं और आपराधिक कानून, चाहे अपराध के मामले में क्रिमिनल केसेस हों, सिविल सूट्स हों, इसमें सामान्य टेंडेंसी जो प्रवृत्ति होती है, वो जो जिसके खिलाफ याचिका दायर होती है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उन लोगों की एक डिले टैक्टिस की एक बिल्कुल ठीक प्रवृत्ति होती है। वो चाहते हैं कि डिले हो जाए। जैसे मैं किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ याचिका दायर करूं तो उसको यदि एक बार कलेक्टर का सर्टिफिकेट मिल गया तो वो राजा हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। उसका वो फिर विधानसभा में शपथ लेता है और 5 साल अपना काम करता है। उसकी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से जो पेशियां लगती हैं, तारीख लगती है, उन तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। उसमें वकील भी हिस्सेदार होते हैं, उसमें गवाहों को भी प्रभावित किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें जो भी एविडेंस होते हैं उन एविडेंसों को तोड़ने मरोड़ने की सारी कोशिशें की जाती है। मुझे लगता है कि यदि इस पे नियंत्रण करने की कोई व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था हो जाए, कानून सख्त हो जाए कि साहब जिसके खिलाफ याचिका लगी है उसको, उसके लिए एक अनिवार्यता हो कि वो हर पेशी पे आएगा, हर पेशी पे जवाब देगा और वो करेगा। अन्यथा क्या होगा कि जो याचक है वो उसकी याचिका रखी रहेगी, याचक हाथ पसारे खड़ा रहेगा। जितने भी मुकदमे हुए हैं अभी पिछले दिनों जो चर्चाएं में हुई, चाहे वो नीना वर्मा का हो, चाहे मोती कश्यप का हो, चाहे भारत सकलेचा हो, सब में ये डिले टैक्टिस एडॉप्ट की गई है। दूसरा, एक सजा का जो प्रावधान है उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत लचीला रुख होता है। कोर्ट का लचीला रुख होना अपनी जगह सही है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, लेकिन जैसे अभी मैं एक उल्लेखनीय बात बताऊं। उमेश जी, हम आपसे अपनी बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद उमेश जी बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि डिले टैक्टिस है और सजा के प्रावधानों को भी लचीला कर दिया है। मध्य प्रदेश की बेटियां शिक्षा सहित सभी क्षेत्र में अपनी काबिलियत का परचम फहराने के साथ ही अपनी हिफाजत के लिए भी कमर कस रही हैं। उनमें नया जोश और आत्मविश्वास जागा है। स्कूल कॉलेजों में उन्हें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे उनके साथ गुस्ताखी करने वाले लोगों के दांत खट्टे कर सके। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि बेटियां बहादुर और सबल बनकर बेफिक्री से स्कूल, कॉलेज या काम पर जाएं। उन्हीं की पहल पर बेटियों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमने ये भी तय किया कि मार्शल आर्ट, बेटियों ने कहा कि मामा हमें सिखा दो, जरा कुंफू कराटे हम ही सही कर रहे हैं।
हमने तय किया है, हम ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, ट्रेनर आ रहे हैं और धीरे धीरे होगा, लेकिन सभी कॉलेजेस में बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का काम भी करें। आत्मरक्षा के प्रशिक्षण में छात्राएं गहरी रुचि लेकर खुद की हिफाजत की हर कला की बारीकी को सीख रही हैं। हमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ला दिया है, हमारे अंदर इतनी आत्मनिर्भरता भर दी गई है कि आज हम कहीं भी जाएं, हमें कहीं जाने से अकेले डर नहीं लगेगा। स्कूल कॉलेजों में दिए जा रहे आत्मरक्षा के प्रशिक्षण की हर जगह तारीफ हो रही है। आज हम ये महसूस करने लगे हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने शिक्षा के साथ साथ विद्यालयों में जो आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है, उससे हम घर में थोड़े निर्भीक होके हैं। मध्य प्रदेश सरकार की पहल से अब बेटियां बन रही हैं अपराजिता। का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। घर, गाड़ी, फसल, जो जाएगा वो वापस जरूर आएगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कर लो इंश्योरेंस, कर लो रिमाइंड। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम बात करते हैं, उमेश जी आप बता रहे थे कि डिले टैक्टिस और न्याय में लचीलापन। हाँ जी, मैंने कई पिटीशन कोर्ट में चलते देखे। जी, बड़े बड़े फैसले में इंदिरा गांधी का फैसला हो, उससे देश की राजनीति बदल गई। यहाँ पे भी प्रकाशन सेठी जब मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी, तो उस याचिका में भी इसी प्रकार की सारी टैक्टिस लाई गई थी। ये कहा गया था कि सब प्रकाशन सेठी जी ने तो ये कहा ही नहीं, उनकी नकल, उनकी आवाज की किसी ने नकल की। अब उस नकल को सिद्ध करने के लिए पता चला कि पूरे 3 साल निकल गए, क्योंकि वो सिद्ध कोई कर नहीं पाया। तो इस प्रकार सारे मसलों पे जब हम गौर करते हैं तो ये पाते हैं कि जो एक बार विधानसभा में पहुंच गया जनप्रतिनिधि बन के, उसकी कोशिश होती है किसी भी तरीके से ये 5 साल निकल जाए। उसके बाद का समय जो भी होगा, जो भी सजा मिलेगी, जो भी उसका सार्वजनिक जीवन होगा, राजनीतिक जीवन होगा, उसके बारे में वो चिंता नहीं करता। और इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि इसमें प्रशासन और राजनीति की सारी व्यवस्थाएं उस व्यक्ति के साथ खड़ी होती हैं, और जो याचिका करता होता है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, वो अकेला रहता है। क्या मानते हैं जस्टिस साहब आप, क्योंकि बड़ी गंभीर बात उमेश जी ने कही है। ऐसा है जी, ये संभव लगता है कि 6 महीने में मामले का निपटारा कर दिया जाए जी,
किंतु उसके साथ साथ एक दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि न्यायालयों को सुविधाएं देनी चाहिए जी। न्यायाधीश उतने हाई कोर्ट में होने चाहिए कि भाई एक न्यायाधीश को फिर 10-15 पिटीशन देने की बजाय साल में आप उसको 5 पिटीशन दीजिए, उसके लिए 1 की बजाय 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति करिए। तो भाई जब तक न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक पैरा जो लीगल स्टाफ है उसको नहीं दिया जाएगा, तब तक फिर काम की सुविधाएं जब तक नहीं बढ़ेंगी तब तक न्यायालयों में ये संभव नहीं होगा कि उस टारगेट को अचीव किया जाए जो कानून में लिखा है कि 6 महीने में हम इसका निराकरण। लेकिन उमेश जी ने एक बात कही डिले टैक्टिस वाली, डिले टैक्टिस में सब शामिल होते हैं। पार्टी का एक स्वभाव होता है, हमारे यहाँ की जो एक न्याय व्यवस्था है उसमें लोगों को ये लगता है कि भाई यहाँ तो बहुत लंबे लंबे मामले चलते हैं। तो जो विजयी पार्टी है, जो गेनर है, जिसने ऑलरेडी गेन कर लिया, जो विजयी घोषित हो गया चुनाव में, वो तो पूरी निष्ठा से कोशिश करेगा कि ये मामला 5 साल तक उसके पीरियड तक निपटारा ना हो। इसके बाद अगर उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है तो कोई भरोसा नहीं कि 5 साल बाद वो जीतेगा भी कि नहीं जीतेगा। ठीक बात है। इसलिए वो तो पूरी कोशिश करेगा, इसको कर्टेल किया जा सकता है। लेकिन जुडिशरी इस बात को बेहतर समझती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इलेक्शन पिटीशंस में कहा है कि इनकी सुनवाई डे टू डे बेसिस पे होनी चाहिए, और डे टू डे बेसिस पे होती भी है, कई की भी जाती है, किंतु डे टू डे बेसिस पर होने के बावजूद भी इतना लंबा समय लग जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि साक्ष्य लेनी पड़ती है। गैंग रेप के केसेस में भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो जो क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं और थोड़ा सा सिविल नेचर के जो केसेस हैं उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। क्रिमिनल में क्या है, जो सेशन ट्रायल होती है, सेशन ट्रायल तो 1 हफ्ते में खत्म हो सकती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 15 गवाह होते हैं, 10 गवाह होते हैं, और विरोधी पक्ष को जो है उसको गवाही कम देनी पड़ती है ना, यदा कदा केसेस में डिफेंस देना पड़ता है। इसलिए वहां ये संभव है कि 15 दिन में, महीने भर में ट्रायल खत्म हो जाए, समझे सब। अगर प्रोसिक्यूशन गवाहों को पेश कीजिए। ये बात सही है कि जो अभी प्रावधान है वो इस तरह के हैं, सीपीसी इसमें लागू होता है। सवाल ये है कि इसमें ठीक है, पार्टी का ये तो ह्यूमन नेचर है कि जिसके खिलाफ कोई संभावना है मुकदमे के फैसला होने की या जिसको चैलेंज किया गया है वो उसको डिले करने की कोशिश करेगा, पर जिम्मेदारी बनती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की और साथ में शासन की भी, जैसा कहा गया है यदि शासन का कोई पक्ष है तो। मेरा अनुभव ये रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं होती कि शासन कोई जीते हुए एमएलए को कोई प्रशासन किसी भी तरह से मदद करता है, क्योंकि कभी कभी अपोजिशन का एमएलए भी रहता है जिसके खिलाफ पिटीशन होती है, तो उससे कोई संबंध नहीं है, 1-2 कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये संभव है कि डे टू डे उसकी सुनवाई हो, और इसके लिए एक तो एडजर्नमेंट बिल्कुल बंद किए जाए, और ये ठीक है कोई कहे कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, आप 1 मौका दे सकते हैं, 2 मौके दे सकते हैं, और यदि उसके बावजूद वो एविडेंस नहीं लाता है तो जो एडवर्स इन्फ्रेंस निकाला जाता है वो जज को निकालना चाहिए। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि सुविधाओं की बात कही सही है, जब तक कि स्टाफ पूरा नहीं होगा तब तक कैसे सुनवाई हो सकती है, पर एक बार वो व्यवस्था हो जाती है उसके बाद में डे टू डे होना चाहिए, और ये प्रोविजन आज भी है। जो बात आप कह रहे हैं एडजॉर्नमेंट नहीं होना चाहिए, इससे मैं समझता हूँ शायद काफी हद तक जो है वो चीजें नियंत्रण हो सकती हैं। क्या लगता है आपको? ये अच्छा है, ये अच्छा है अगर एडजॉर्नमेंट नहीं होगा। वैसे न्यायाधीश आजकल एडजॉर्नमेंट नहीं देते हैं, मैं आपको बताऊँ। जो हम देखते हैं 10-10, 15-15, 20-20 सालें निकल जाती हैं। अब कुछ टाइप के केसेस होते हैं। चुनाव की याचिकाओं के मामले में हम देखते हैं 8 साल 10 साल तक चुनाव की याचिकाओं में एक मुश्किल क्या है कि जैसे गवाही साक्ष्य होती है, एक तरफ से जिसने याचिका दायर की है वो 25 गवाह पेश करेगा, नहीं, लेकिन उसके ऊपर सारे बर्डन प्रूव करने का, जो एलिगेशन उसने लगाए उसके लिए गवाह लेके आए, वो गवाही उसको नहीं मिलते 2-2 साल तक। पेशी जो नियत की गई है पेशी उसकी, उस पेशी पे अगर नहीं आता है तो छोड़ना चाहिए। आजकल जो इतना सारा मीडिया बता रहा है उसको लेकर के कोर्ट बड़े सेंसिटिव हैं, कोर्ट एडजॉर्नमेंट नहीं देते हैं, कोर्ट हैवी कॉस्ट लगाते हैं एडजॉर्नमेंट की, और 1-2 दिन का एडजॉर्नमेंट देते हैं। मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी का मामला हुआ था, 2G के मामले में कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया और स्थिति बाद में यह आई कि सरकार को दोबारा से जो है सारी की सारी बिड करना पड़ी। ये कोर्ट की सख्ती की वजह से। यही मैं बोल रहा हूँ, कोर्ट अगर सख्त हो जाए, क्या कह रहे हैं, कोर्ट यदि सख्त हो जाए और कोर्ट यदि ठान ले तो वो कोई भी व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन करने की संभावना सक्षम है और समर्थ है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी जुडिशरी का बहुत रिस्पेक्ट है और उसके बहुत कमांड है, और भरोसा भी है जनता का। एकमात्र ऐसी व्यवस्था बची है। हम जब संविधान के 4 खंभों की बात करते तो न्यायपालिका ही इस समय विश्वसनीयता के ग्राफ में सबसे ऊपर है। राजनीतिक, विधायिका, इन सब में बहुत डिटोरिएशन आया, एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटोरिएशन, लेकिन अभी भी माना जाता है कि न्यायिक व्यवस्था जो है वो अभी भी इस दक्षिण समाज के हित में
काम कर रही ठीक बात है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी हाईकोर्ट ने एक जो पारस सकलेचा जी के बारे में जो फैसला किया है कि उन्होंने अपने अपोनेंट के खिलाफ जो हिम्मत कोठारी थे ऐसे चार्जेस लगाए थे जिसको वो सिद्ध नहीं कर पाए उसकी छवि बिगाड़ने के लिए। ये इशू ऐसा था कि चुनाव सुधार में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता था कि भाई आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। इस इशू को लेके ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना कोई एनजीओ, ना कोई मीडिया कि भाई एक हिंदुस्तान में इन दिनों एक ऐसा फैसला हुआ जिसने ये कहा है तो आगे से चुनाव सुधार में दूसरे शामिल किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दूसरे प्रत्याशी भी सतर्क होते। भाई यूपी में चुनाव होता, दिल्ली में चुनाव होता, गुजरात में चुनाव होता, मध्य प्रदेश की दूसरी जगह चुनाव होता, तो प्रत्याशी सोचते थे कि मैं इनके बारे में बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलने के पहले 10 बार सोचते। तो इससे एक सुधार होता बिल्कुल ठीक वातावरण में, राजनीतिक वातावरण में। लेकिन इस पर किसी ने गौर नहीं किया। आधारहीन आरोप लगा करके दूसरे प्रत्याशी की छवि को आप धूमिल नहीं कर सकते हैं, ना उनको वोटरों को प्रभावित। इस विषय पर हम अपनी बातचीत और आगे जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्या चुनाव सुधार होना चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कि चुनाव सुधार होना चाहिए और क्या कानून में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिससे ये जो टैक्टिस है वो बंद हो जाए, डिले को दूर किया जाए। डिले टैक्टिस और जो चुनाव बयानी करके चुनाव जीतने की बात, तो जो अभी फैसला आया जैसे पारस सकलेचा के मामले में बताया। लेकिन ये दूसरी बात एक और आ रही है कि मोती कश्यप का जो चुनाव 0 घोषित हुआ है, 0 घोषित हुआ है, उसमें मोती कश्यप के इसी सर्टिफिकेट नहीं गलत है, सही है क्या मालूम, लेकिन पिछले 3 बार से वो एमएलए रहा है इसी पर। अब उसी आधार पे आज कर दिया जाता है कि आपको चुनाव शून्य है। तो मतलब ये किया कि पिछले 3 टर्म में जब भी वो रहा है तो एक अवैधानिक रूप से एक लेजिस्लेटर पूरी विधानसभा में रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं फाइनलिटी होनी चाहिए। देखिए आपने सुधार की बात की है, मेरे मत में सुधार 2-3-4 ऐसे हैं जो बहुत त्वरित रिजल्ट इसका दे सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि अभी जो एक लचीलापन दिया हुआ है कि जहां तक हो सके 6 महीने में इसका फैसला कर देना चाहिए, उसको मैंडेटरी होना चाहिए। उसके लिए जितनी भी सुविधाओं की जरूरत है न्यायालय को वो जरूर उपलब्ध कराई जाए, पर 6 महीने में करना है। और उसके लिए यदि ये कंपल्शन रहेगा तो फिर जो एडजर्नमेंट आज वकीलों के कहने पे या पार्टी के कहने पर दे दिए जाते हैं वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। पहली चीज तो ये कोर्ट की भी जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। और मैं आ रहा हूँ, दूसरा ये कहना है कि अभी अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है, खास करके जुडिशरी में। हालांकि मैं सहमत हूँ त्रिवेदी जी की इस बात से कि आज जो जहां तक क्रेडिबिलिटी का सवाल है जुडिशरी की बहुत हाई है, लेकिन क्रेडिबिलिटी हाई है इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अकाउंटेबिलिटी होनी नहीं चाहिए। यदि कानून कहता है कि 6 महीने में डिसीजन हो
तो जज बाध्य है इस बात के लिए 6 महीने में होना चाहिए। नहीं होता है तो उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें प्रक्रिया में सुधार होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कानून अभी बड़ा डायलेटरी है जी। तो वो डायलेटरी टैक्टिक्स नहीं अपनाई जा सके, ना तो वकीलों के द्वारा, ना ही किसी पार्टी के द्वारा, और ना ही न्यायाधीश द्वारा। इसके लिए कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें जैसे फास्ट ट्रैक में बड़ी जल्दी डिसीजंस होते हैं, डे टू डे हियरिंग के प्रोविजन है, लेकिन होता नहीं है, उस तरह की व्यवस्था होनी। इसमें एक चीज और मैं, ये जो 6 महीने का अभी जो बात चल रही है कि भाई 6 महीने में निपटारा कर देना चाहिए एक चुनाव याचिका का, तो खाली 6 महीना कहने से तो नहीं काम हो जाएगा। ये भी विधायिका को कहना चाहिए साथ साथ कि भाई 1 महीने में आपको जवाब दे देगी पार्टी, पिटीशन लगेगी 45 दिन में, तो भाई 45 दिन में ही पार्टी जवाब दे दे। अगर जवाब नहीं देगी तो कोर्ट उसका जवाब नहीं आना आगे बढ़ जाएगी और जवाब ये ठीक है, लेकिन कोर्ट स्वतंत्र है कहने के लिए कि आप हमको जवाब इस बीच में दीजिए। गोयल साहब, ये जिस तरह से अभी चल रहा है बहुत लंबा समय लग जाता है, क्या होना चाहिए? क्या कुछ फ्रेम में बनना चाहिए, टाइम फ्रेम कुछ होना चाहिए, या कन्विक्शन की कुछ प्रावधान होना चाहिए? टाइम फ्रेम को और थोड़ा विस्तृत करना चाहिए जी, और उसको टुकड़ों में बांट करके कहना चाहिए कि भाई इतने दिन में ये होगा, साक्ष्य 2 महीने में पूरी दोनों पार्टियां खत्म कर देंगी अपनी, नहीं करेंगी तो उनके साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस तरह के बंधनकारी कुछ प्रावधान होना चाहिए। साथ साथ में एक ये भी कानून में बदलाव करके 51 के एक्ट में, रिप्रेजेंटेटिव पीपुल्स एक्ट में बदलाव करके ये भी एक प्रावधान डालना चाहिए कि जो सुविधाएं निर्वाचित विधायक को मिल रही हैं, उन सुविधाओं पर भी किस तरह से अंकुश लगाया जाए, और जो शासन को क्षति होती है, हानि होती है, उसकी भी पूर्ति कैसे की जा सकती है। ये गंभीर मुद्दा है। इस पर मुझे लगता है कि सारी जनप्रतिनिधियों को, बहुत सी जन संस्थाओं को और बहुत सारे लोगों को इस पर आगे आना चाहिए और ये बात सरकार के सामने इसको जन आंदोलन के रूप में भी देखना चाहिए। जन आंदोलन बनाया जा सकता है। सही बात है, इन लोगों को तो सामने आना ही चाहिए, पर साथ ही जनमत भी इसके लिए बनाया जाना चाहिए, और उसमें मीडिया का भी रोल हो सकता है, और जो संस्थाएं जनहित के लिए काम करती हैं उनकी भी भूमिका हो सकती है। जी, माहौल को बनाकर बदलाव लाया जा सकता है ना, लाना चाहिए, और इसके लिए जनप्रतिनिधियों को खासतौर से पहल करना पड़ेगी और उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वही संसद उनकी है, विधायिका उनकी है, विधानसभा उनकी है, उनके वेतन का है ना, पैसा तो जनता की जेब से जा रहा है। करोड़ रुपया उनको उसके फंड के रूप में। मैंने तो आपको एक उदाहरण बताया था कि 6 करोड़ रुपए मतलब एक विधायक पे सीधे खर्च होते हैं पूरे। ये कर सकते हैं कि जैसे किसी विधायक के खिलाफ यदि याचिका पेश हो जाए तो उसको जो 2 करोड़ रुपए खर्च करने का फंड दिया जाता है उस पर रोक लगा दी, ये आपके खिलाफ याचिका पेंडिंग है, इसलिए तब तक ये नहीं करेंगे, ये सुविधा आप ले सकेंगे। कंट्रोल लगाया जा सकता है। याचिका की वो देख करके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर देख करके उनके जो अलाउंसेज हैं उन पर भी बंधन लगाया जा सकता है कि तब दिए जाएंगे जब आप निर्दोष कोर्ट से वापस। ये बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि उससे ये होगा कि वो डिले की जो टैक्टिक्स होती हैं अभी उसमें निश्चित रूप से इसका एक जो दूसरा पहलू वो ये है कि अनेक याचिकाएं खड़ी हो जाएंगी अवांछनीय, तो उसके लिए भी स्क्रीनिंग का एक बहुत व्यवस्था करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ चुनाव में जो याचिकाएं दायर होती है वो देखिए ये बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। अवांछनीय इसलिए नहीं होगा कि जिस आदमी को याचिका लगानी हो उसकी जेब में भी काफी अच्छे पैसे होने चाहिए याचिका लगाने के लिए, वकील लगाने के लिए कोर्ट में। और आजकल कोर्ट ये भी देखती है यदि फ्रिवलेस पिटीशन है तो आजकल कोर्ट जुर्माना भी बहुत हैवी करती है। अगर उसको लगता है कि ये अवांछनीय याचिका प्रस्तुत की है, सजाओं का प्रावधान, लाखों रुपए का जुर्माना। मतलब कुल मिला के बात जो है कि एक तो कानून में संशोधन होना चाहिए और जनमानस बनना चाहिए। तीसरी बात यह कि जो न्यायपालिका है इफेक्टिव संशोधन लाना चाहिए, और न्यायपालिका को भी अपनी जिम्मेदारी को समझ के तय समय सीमा में इस पूरे कार्य अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तभी न्याय के सिद्धांत की सार्थकता या उपादेयता। अकाउंटेबिलिटी हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, न्यायपालिका की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं, न्याय देना ही सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना। समय पे न्याय काम कर रहा है, जज समय पे आ रहा है, जज लेकिन समय पे न्याय नहीं मिल रहा है, सुनवाई कर रहा है, लेकिन समय पे न्याय नहीं मिल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, समय पे न्याय मिलना चाहिए। न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, समय पर फैसला हो ताकि उस कानून की उपादेयता प्रतिपादित हो सके, अन्यथा उस उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले मुद्दे के साथ।
आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरी गीत, देखना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो सीरियल पे सीरियल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट दीपाली। आज के इस शो में आपको सबसे पहले ले चलेंगे ससुराल सिमर के इस टीवी सीरियल के सेट पर। भाई आपको बता दें, ससुराल सिमर का टीवी सीरियल में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि भारद्वाज परिवार में एक तरफ नैना की शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एमजे लगी हैं नैना की पोल खोलने में। फिलहाल हम पहुंच गए ससुराल सिमर का टीवी सीरियल के सेट पर। भाई हम आपको बता दें, ससुराल सिमर का टीवी सीरियल में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि एक तरफ भारद्वाज परिवार में जहां नैना की शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एमजे लगी है नैना की पोल पटैया खोलने में। यहाँ तो नैना की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। नैना के हाथों पर तो सिद्धांत के नाम की मेहंदी भी लगनी शुरू हो गई और नाच गाना और संगीत की महफिल भी जम गई। बनो रानी तुम्हें सियानी, होना ही था, होना ही था, होना ही था। एक राजा की तुमको रानी, होना ही था, होना ही था, होना ही था। बनो रानी एक दिन तुमको बनने राजा के घर डोली में जाके, हम सखियों से यूं अनजानी, होना ही था, होना ही था, होना ही था। बनो रानी तुम्हें सियानी, होना ही था, होना ही था, होना ही था। वैसे एक तरफ नैना की मेहंदी और शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एमजे मासी तो अल्ट्रासाउंड के बहाने नैना की पोल खोलने की कोशिश में है। लगता है ये डिटेक्टिव एमजे तो नैना को यूं छोड़ने वाली नहीं है। एमजे मुझे देखने लग गई है, तो अब मुझे थोड़ा डर लगता है। जब भी हम सब साथ में बैठे होते हैं तो एमजे की नजरें मुझ पे, तो 2-3 बार मैंने देखा, तो मैंने एक बार खुशी को बोला भी कि मुझे लगता है कि एमजे को मुझ पे शक हो गया है। अब अगर ये लोग सब कड़ी मेहनत करेंगे तो जरूर पिटारा खुलेगा। और जो वो प्लान किया है ना कि बाहर का वो फाइंड आउट करेगा, रिपोर्ट निकल आएगा, मैंने उसको बोला था, और घर पर मैं इस पर नजर रखूंगी, तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी। वैसे नैना की भी हालत खस्ता हुई जा रही है, क्योंकि एमजे मासी के साथ साथ और भी कई लोगों के शक की सुई नैना की तरफ घूमनी शुरू हो गई है। वो तो खुशी ही है जो अपने झूठ और साजिशों के सहारे नैना के प्यार की नैया पार लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। मतलब खुशी ने अपनी शादी तो धोखे से की ही है, और अब वैसे ही पैटर्न नैना की शादी के लिए भी अपना रही है। हाँ, एक्चुअली मैं वही कर रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इन सारी चीज़ों का, तो वही चीज़ मैं इसके साथ भी कर रही हूँ, क्योंकि ये तो प्यार में है ही अंधी,
तो मैं मौका देखकर चौका। खुशी है ना, उसने मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके रखे हैं। चलिए फिलहाल तो खुशी ने नैना को मुसीबत से बचा